हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज इस वीडियो में हम अपने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट की जो सीरीज चल रही थी उसके चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपने अगर पिछले वीडियोस देखे होंगे तो हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस यहाँ पर कवर किए हैं, यानी कि 3 लेक्चर 3 चैप्टर जो है इसके ऑलरेडी फिनिश कर लिए हैं। अगर आपको पता होगा तो ऑलरेडी डिस्कस किया था इस बारे में कि जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है वहाँ पर टोटल 12 चैप्टर है। ठीक है, 12 चैप्टर के साथ साथ में यहाँ पर आपको 101 सेक्शन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर एक्ट पे, आपको शायद ऐसा लग रहा होगा। ये एक्ट जब आप पढ़ोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये एक्ट एक सिंगल एक्ट नहीं है, ये आपका बहुत सारा सिलेबस इंक्लूड करता है। एक अकेला एक्ट है जो सारे जितने भी आपके दिमाग में जो डाउट होंगे फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेकर के या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के, यानी कि जब आप फील्ड में काम करोगे उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे आपको वर्क करना है, क्या क्या काम होता है फूड सेफ्टी ऑफिसर का, और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सेंट्रल फूड अथॉरिटी हो यानी कि FSSAI हो, चाहे वो स्टेट फूड अथॉरिटी हो, तो सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर एक्ट में आपको देखने को मिलेगी। इस एक्ट में ही आपको देखोगे कि आपको एक तो फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में पढ़ने को मिलेगा, इसकी पावर, इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद में फूड बिजनेस ऑपरेटर के पास में आप देखोगे कि क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको उसे करना होता है, क्या क्या उसकी ड्यूटीज होती हैं जो उसको अपनी कंप्लीट करनी होती हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब आपको इसी पर्टिकुलर एक्ट में मिलेंगी। फिर आप देखोगे कि फूड अथॉरिटी यानी कि FSSAI का रोल और फंक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें इसी एक्ट में इंक्लूडेड है। अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बनते हो, FSO बनते हो, उसके बाद में आपका काम क्या होगा कि अगर कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर जो भी एक्ट में जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं अगर उनको प्रॉपर तरीके से उनको कंप्लाई नहीं करता है, उनका कंप्लायंस वगैरह नहीं करता है, अगर वो इनका कंट्रावेंशन करता है, कोई ऑफेंस करता है, तो उसको लेकर के आपको क्या क्या पेनाल्टीज इंपोज करनी है, उसके आंसर्स भी इस पर्टिकुलर एक्ट में ही मेंशन है। तो आप देखोगे कि जब आप उसकी बात करते हो, फूड टेस्टिंग की बात करते हो, तो वहाँ पर जो सैंपल कलेक्शन का एक प्रोसेस होता है, तो सैंपल कलेक्शन के लिए क्या क्या जो प्रोसीजर होता है, क्या फॉलो करना होता है, वो सारी चीज़ें भी आपको इसी पर्टिकुलर एक्ट में देखने को मिलेंगी। तो ये कहने को तो एक सिंगल एक्ट है, लेकिन आपका बहुत सारा सिलेबस इस एक सिंगल एक्ट से खत्म हो जाता है। तो आपको जब ये एक्ट जब आप पढ़ लोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपका काफ़ी सिलेबस कवर हो गया है। तो इस वजह से इस पर्टिकुलर एक्ट पे इतना ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है और इतना ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है। तो आप भी इस पर्टिकुलर सीरीज को अच्छे से देखो और अच्छे से फॉलो करो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा आपको यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको रियली सीरियसली अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इस पर्टिकुलर एक्ट में। ठीक है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप अगर FSSAI CFSO, हरियाणा FSO, राजस्थान FSO, तेलंगाना FSO, आंध्र प्रदेश FSO, तमिलनाडु FSO, असम FSO, त्रिपुरा FSO, इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र यानी कि MPSC, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम होता है वो है। कोई भी एग्जाम हो, किसी स्टेट का हो, FSO का हो, फूड सेफ्टी से रिलेटेड कोई एग्जाम हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज आपको देखनी चाहिए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एक्ट में हमने जो है 3 चैप्टर फिनिश कर लिए थे। तो आज जो हम कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है वो क्या है? चैप्टर नंबर 4 का नाम है जनरल प्रोविजन एज टू आर्टिकल ऑफ फूड, यानी कि जो आर्टिकल ऑफ फूड है, आर्टिकल ऑफ फूड का मतलब स्पेशली यहाँ पर फूड की बात की जा रही है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टाइप्स ऑफ फूड आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गया, फंक्शनल फूड हो गया, ऑर्गेनिक फूड हो गया, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है, ये फूड है। तो इनको लेकर के कुछ प्रोविजंस हैं। ठीक है, इनको लेकर के कुछ प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में, उन्हीं के बारे में यहाँ पर मेंशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पेपर उठा करके आप देखोगे, चाहे FSSAI का, चाहे किसी भी चीज़ का, किसी भी स्टेट का, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 4 से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप ये हमारे जो इंस्टाग्राम ID है @SWAEducation_official, इससे आप जुड़ो। उसके साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम पेज है SWA एजुकेशन के नाम से, इसको आप जरूर ज्वाइन करो। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हो तो आपको मिल जाएगा। और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आए। ठीक है, जो भी वीडियो अपलोड होता है कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट ही होता है, आप देखोगे, या फिर कुछ एग्जाम से रिलेटेड होता है। आपको कोई भी फेक वीडियो या फिर किसी भी तरीका का टाइम वेस्टिंग वीडियो आपको चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं छोटा सा आपका एक टेस्ट लूंगा। ऑलरेडी आप 3 लेक्चर अटेंड कर चुके हो, तो यहाँ पर देखते हैं कि आपने अभी तक कितनी चीज़ें पढ़ी हैं। अगर आप इनको आंसर कर पा रहे हो तो प्लीज़ आप इनको कमेंट करके बताना नीचे।
और जो लोग भी वीडियो को देख रहे हो, और उसके बाद में इसका आंसर जो है मैं लास्ट में इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ये दोनों ही क्वेश्चन के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में, तो अगर आपको यहाँ पर आइडिया नहीं है तो आपने अभी तक चीज़ों को ठीक से नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो काफ़ी जनरल है, काफ़ी बेसिक है, बहुत डीप में नहीं है। विच सेक्शन ऑफ द फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006 डील्स विद फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ फूड अथॉरिटी। तो आपको बताना है ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से पर्टिकुलर किस सेक्शन में फूड अथॉरिटी की ड्यूटीज़ और फंक्शंस को लेकर के बात करी गई है, सेक्शन नंबर 15 में या फिर सेक्शन नंबर 16 में या फिर 17 में या फिर 18 में, ठीक है। तो आपको जो आंसर है इसको कमेंट करना आप, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। तो एक्स ऑफिसियो को लेकर के हमने बहुत सारी बातें करी थी, तो इसमें आपको आंसर करके बताना है हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। तो इनमें से कौन सा ऑफिसर ऐसा होता है जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन होता है? डायरेक्टर जनरल होता है, या फिर सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होता है, या फिर एफएसएसएआई चेयरपर्सन होता है, या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है? इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट करना है, और इसका जो आंसर है वो आपको मिलेगा इसके वीडियो के एंड में, हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं। उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात है यार, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सीरियसली कर रहे हो, तो अगर आप नोट्स वगैरह लेना चाहते हो, वीडियोस तो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन और आप डिटेल में और नोट्स वगैरह चाहते हो तो आप ये कुछ व्हाट्सअप नंबर हैं, अगर आप तेलंगाना के चाहते हो, राजस्थान का भी रिक्रूटमेंट आया, अगर आप राजस्थान का चाहते हो तो राजस्थान में आप देखोगे यहाँ पर 2 ई बुक्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो यहाँ पर टोटल आप देखोगे कि यहाँ पर टोटली 9 यूनिट पूरी कवर है। जो राजस्थान जीके वाला पोर्शन है वो यहाँ पर नहीं इंक्लूडेड है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो डिटेल में कवर है। अराउंड ये 1100 प्लस पेजेस के नोट्स हैं, तो इनको आप ले सकते हो। इनके लिए सिंपली आपको यहाँ पर व्हाट्सअप करना है और आपको सैम्पल कॉपी और डिटेल वगैरह मिल जाएगी, और आप इनके साथ में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप नोट्स वगैरह ले लेते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसके साथ ही साथ जो वीडियोस हैं उनका जो कंटेंट है उसको भी आप रेफर करोगे, तो आप देखोगे कि आपका ऑल ओवर सारा सेक्शन जो है वो अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में चलिए हम अपने स्टार्ट करते हैं जो भी हमारा चैप्टर नंबर 4 है। तो चैप्टर नंबर 4 जो है उसका नाम हमने बताया आपका क्या है, जनरल प्रोविजंस एज टू आर्टिकल ऑफ फूड। तो इसमें पहला जो सेक्शन है, जैसा कि अभी तक देखा आपने कि हमने टोटल 18 सेक्शन जो है वो कवर कर लिए हैं, ठीक है। टोटल हमने 18 सेक्शंस को पढ़ लिया है। अब ये हमारा सेक्शन नंबर 19 है चैप्टर नंबर 4 का। तो इसमें जो टोटल हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 19 से सेक्शन नंबर 24, यानी कि टोटल यहाँ पर हमें जो पढ़ने हैं वो 6 सेक्शन पढ़ने हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में टोटल 6 सेक्शन हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सेक्शन नंबर 19 है यूज़ ऑफ फूड एडिटिव और प्रोसेसिंग ऐड, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो फूड एडिटिव्स या फिर प्रोसेसिंग एड्स होते हैं उसके यूज़ को लेकर के यहाँ पर कुछ प्रोविजंस मेंशन किए गए। तो क्या मेंशन किए गए हैं? नो आर्टिकल ऑफ फूड शैल कंटेन एनी फूड एडिटिव और प्रोसेसिंग ऐड, ठीक है, अनलेस, यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई भी फूड आर्टिकल ऑफ फूड, ठीक है, ना ही फूड एडिटिव्स या फिर प्रोसेसिंग एड्स को कंटेन करेगा जब तक कि उसके बारे में पर्टिकुलर एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उसमें मेंशन है, या फिर जो रेगुलेशन जो बनाए गए हैं उसमें अगर इस बारे में मेंशन नहीं है तो यहाँ पर इसका जो यूज़ है वो लीगल नहीं है। कहने का मतलब है अगर आप फूड बिजनेस ऑपरेटर अगर किसी फूड एडिटिव को ऐड करता है तो उसको जो भी प्रोविज़न में मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करना है, क्या उसकी लिमिट होनी चाहिए और किस पर्टिकुलर फूड में कितना फूड एडिटिव्स यूज़ किया जा सकता है, और कौन कौन से फूड एडिटिव्स हैं जो मतलब एक तरीके से क्या है लीगली यूज़ कर सकते हो आप। बहुत सारे फूड एडिटिव्स ऐसे हैं जिनको यूज़ करना अलाउड नहीं है, तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है। तो विदाउट जो भी अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न ऑफ एक्ट, यानी कि एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशली इस पर्टिकुलर यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं वो फूड बिजनेस ऑपरेटर को दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये सारा जो काम होता है ये फूड बिजनेस ऑपरेटर का काम होता है। फूड बिजनेस ऑपरेटर मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो फूड से रिलेटेड कोई बिजनेस करता है, फूड की मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसको स्टोर करता है, उसको इंपोर्ट करता है, कुछ भी करता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, किसी भी एक्टिविटी में अगर वो इन्वॉल्व है कोई पर्सन तो उसको हम फूड बिजनेस ऑपरेटर बोलेंगे। यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन दिया है थोड़ा सा, इसको आप समझ लो छोटा सा, क्या है कि फूड प्रोसेसिंग के बारे में बताया गया। तो फूड प्रोसेसिंग का मतलब यहाँ पर यही है
कि अगर आप कोई भी ऐसा सब्सटेंस है प्रोसेसिंग के टाइम पे अगर उसको फूड में ऐड करते हो, जैसे कि उसमें एपरेटस और यूटेंसिल इन सारी चीज़ों को छोड़ करके अगर कोई भी सब्सटेंस आप ऐड करते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग ऐड बोलेंगे। बस सिंपल है इतना, और डिटेल में कुछ खास नहीं है, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन नंबर 20 जो है वो है कंटामिनेंट्स नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस या फिर हैवी मेटल्स के बारे में इसमें बताया गया है। तो पहला क्या है, कंटामिनेंट्स है, नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस है एंड हैवी मेटल्स है, और सेक्शन कौन सा है, सेक्शन नंबर 20, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मेंशन किया गया, यहाँ पर मेंशन किया गया है नो आर्टिकल ऑफ फूड सेल कंटेन एनी कंटामिनेंट्स नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस और टॉक्सिन्स और हार्मोन्स और हैवी मेटल्स इन एक्सेस ऑफ सच क्वांटिटीज एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय रेगुलेशन। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के जो भी लिमिट्स वगैरह डिसाइड करी गई हैं पर्टिकुलर रेगुलेशन में, उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। उससे ज़्यादा आप यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते हो किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, कंटामिनेंट्स हो सकता है, नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकता है, या फिर हैवी मेटल्स वगैरह हो सकता है, हार्मोन्स वगैरह हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है किसको, फूड बिजनेस ऑपरेटर को, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है सेक्शन नंबर 21 में, तो एटलीस्ट आपको इतना याद रहना चाहिए कि ये पेस्टिसाइड है, और जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा कि कंटामिनेंट्स है, सेक्शन नंबर 20 में था, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 21 में लिखा गया है पेस्टिसाइड्स, वेटनरी ड्रग्स, रेसिड्यूज, एंटीबायोटिक रेसिड्यूज एंड माइक्रोबियल काउंट। तो क्या होता है इसके बारे में बेसिकली बताया गया। तो यहाँ पर लिखा है कि नो आर्टिकल ऑफ फूड शैल कंटेन इंसेक्टिसाइड, ठीक है, पेस्टिसाइड रेसिड्यू, वेटनरी ड्रग रेसिड्यू, एंटीबायोटिक रेसिड्यू, सॉल्वेंट रेसिड्यूज, फार्माकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंसेस एंड माइक्रोबायोलॉजिकल काउंट्स इन एक्सेस ऑफ सच टॉलरेंस लिमिट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन। तो यहाँ पर भी कहने का मतलब यहाँ पर सिंपली यही है कि जो भी चीज़ें रेगुलेशन में मेंशन है, जिस अकॉर्डिंग रेगुलेशन में चीज़ें लिखी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनका यूज़ करना है। बिना उसके परमिशन के आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हो, ना ही उसका किसी एक्सेस अमाउंट में उसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अब वेटनरी ड्रग्स और ये आप देखोगे कि पेस्टिसाइड रेसिड्यू क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मेंशन है कि पेस्टिसाइड रेसिड्यू, वेटनरी ड्रग और इन सभी के बारे में यहाँ पर नीचे मेंशन किया गया है एक एक के बारे में, जिससे आपको चीज़ें जो है इनकी डिफिनीशंस वगैरह क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे मेंशन किया गया है कि नो इंसेक्टिसाइड शैल बी यूज्ड डायरेक्टली ऑन आर्टिकल ऑफ फूड एक्सेप्ट फ्यूमिगेंट रजिस्टर्ड एंड अप्रूव्ड अंडर द इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि नो इंसेक्टिसाइड शैल बी यूज डायरेक्टली ऑन द आर्टिकल ऑफ फूड। मेनली कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि आप देखोगे कि जनरली जो भी इंसेक्टिसाइड है उनको फूड में अलाउड नहीं होता है, एक्सेप्ट फ्यूमिगेंट। जो फ्यूमिगेंट है उसको यूज़ आप कर सकते हो, बाकी जो भी चीज़ें हैं आप उनका यूज़ नहीं कर सकते हो। एंड अप्रूव्ड अंडर द इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968, ठीक है। तो जो भी चीज़ें इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 में अप्रूव्ड है उनका आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप डायरेक्टली, इसका मतलब ये नहीं किसी भी इंसेक्टिसाइड को आपने उठा लिया और आपने यूज़ कर लिया। तो इसके लिए भी यहाँ पर जो भी हैं डिफरेंट प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग ही फूड बिजनेस ऑपरेटर को जो है वो काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, नीचे कुछ बातें लिखी गई हैं, जैसे पेस्टिसाइड रेसिड्यू का मतलब क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो किसी भी पेस्टिसाइड को अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके बाद में जो भी उसका पार्ट बच जाता है, जिसको डेरिवेटिव्स वगैरह जो बच जाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड रेसिड्यू बोलते हैं। जैसे मीन्स एनी स्पेसिफाइड सब्सटेंस in food resulting from the use of pesticide and includes any derivatives of the pesticide such as conversion product, metabolites, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे रिएक्शन प्रोडक्ट्स, और उसके बाद में देखोगे impurities considered to be ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो कुछ भी हो सकता है, अगर हम किसी पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं उसके बाद में जो भी उसका पार्ट बच जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड रेसिड्यू बोलते हैं। उसी तरीके से रेसिड्यू ऑफ वेटनरी ड्रग्स, यहाँ पर भी वही सिंपल कहने का मतलब है इंक्लूड द पेरेंट कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद में क्या हो सकता है, पेरेंट कंपाउंड मतलब वेटनरी ड्रग पर्टिकुलर जिस कंपाउंड से बनी है, ठीक है, इंक्लूड उसमें पेरेंट कंपाउंड हो सकता है, उसके बाद में उसके मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर रेसिड्यू ऑफ वेटनरी ड्रग्स बोलते हैं।
उसके बाद में तो सेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझेंगे। थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 22, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मेंशन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड इसके बारे में है, ऑर्गेनिक फूड इसके बारे में है, और फंक्शनल फूड इसके बारे में है, और प्रोप्राइटरी फूड, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे, इनके बारे में क्या क्या प्रोविजंस है, और इस मेजरली यहाँ पर बताया गया है कि पर्टिकुलर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड कौन सा होगा, ऑर्गेनिक फूड कौन सा होगा, फंक्शनल फूड कौन सा होगा। जब आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको वहाँ पर दे देंगे एग्जांपल्स, दे देंगे पर्टिकुलर फूड के बारे में, बोलेंगे इस टाइप का फूड है, वहाँ दे देंगे ऑर्गेनिक फूड है, फंक्शनल फूड है, मॉडिफाइड फूड है, कौन सा फूड है। तो इस तरीके से वहाँ पर कन्फ्यूजन होती है, तो इस वजह से आपको यहाँ पर इसको अच्छे से समझना है। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक फूड का मतलब क्या है, फंक्शनल का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा गया है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर। कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ें पर्टिकुलर एक्ट में जो भी मेंशन करी गई हैं, ठीक है, जो भी रेगुलेशंस में बताया गया है, मेंशन किया गया, उसके अलावा नो पर्सन सेल मैन्युफैक्चर, उसके अलावा कोई भी पर्सन जो है मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकता है आर्टिकल ऑफ फूड को, ना ही सेल कर सकता है, ना ही इम्पोर्ट कर सकता है एनी नॉवेल फूड, any genetically modified article of food, any irradiated food, any organic food, food for special dietary uses, functional food, nutraceuticals, health supplement, proprietary food and the other such article of food। यानी कहने का मतलब है कि जो रेगुलेशन है या फिर जो एक्ट है उसमें जो भी फूड्स के बारे में प्रॉपर मेंशन किया गया है, उसके अलावा आप यहाँ पर इन चीज़ों को, मतलब कोई भी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी लिमिट में चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, तो उसको लेकर के यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको रेगुलेशन में जो चीज़ें मेंशन है उसके बारे में ही आपको ध्यान देना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। यहाँ पर बात ध्यान ये रखनी है कि यहाँ पर क्लियरली देखो मेंशन नहीं किया गया है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक फूड के लिए क्या लिमिट है, क्या रेगुलेशन है, क्या चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, ये जब आप पढ़ोगे यहाँ पर ऑर्गेनिक फूड के लिए आपको एक रेगुलेशन मिलेगा FSSAI की वेबसाइट पे, फंक्शनल फूड के लिए रेगुलेशन मिलेगा। तो इन सारे रेगुलेशन के बारे में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको डिटेल में एक चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर बस एक आइडिया मिलेगा आपको, और यहाँ से क्वेश्चंस बनते भी हैं जनरली इसी तरीके से, ठीक। उसके बाद में अब वही जो चीज़ें हमने ऊपर डिस्कशन किया, ठीक है, ऊपर जो हमने चीज़ें पढ़ी उन्हीं के बारे में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा बताया गया है, ठीक है। अब क्या क्या बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर जो मेंशन किया गया है पॉइंट नंबर 1 में, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस और फंक्शनल फूड और न्यूट्रास्यूटिकल्स फूड और हेल्दी सप्लीमेंट। तो इनके बारे में क्या मतलब है, सबसे पहले देखो यहाँ पर स्पेशल डाइटरी यूजेस, ठीक है, उसके बाद में फंक्शनल फूड की बात हो रही है, उसके बाद में यहाँ पर न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात हो रही है, और उसके बाद में हेल्थ सप्लीमेंट की बात हो रही है। तो ये सारे क्या है, ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स हैं, तो इनके बारे में यहाँ पर नीचे मेंशन किया गया है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि इनकी डिफिनीशन क्या है, या फिर जनरली हम ये किस टाइप के फूड होते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे 1 बाय 1, आपको यहाँ पर चीज़ें ध्यान से देखनी है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर ए में क्या मेंशन है, तो पॉइंट नंबर ए में मेंशन है कि फूड विच आर स्पेशली प्रोसेस्ड और फॉर्मुलेटेड टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर डाइटरी रिक्वायरमेंट which exist because of a particular physical or physiological condition or specific condition and disorder, and which are presented as such, where in the composition of these food stuff must differ significantly from the composition of ordinary food of comparable nature। तो इस पूरे पॉइंट का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर लिखा गया कि फूड विच आर स्पेशली प्रोसेस्ड और फॉर्मुलेटेड टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर डाइटरी रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि जब से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर नॉर्मल फूड्स की बात नहीं हो रही जो जनरली लाइफ में हम अपनी डेली टू डेली लाइफ में जो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से स्पेशल टाइप ऑफ फूड्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर यही मेंशन है कि फूड विच आर स्पेशली प्रोसेस्ड, कुछ ऐसे फूड जिनको स्पेशली प्रोसेस्ड किया जाता है या फिर उनको स्पेशली क्या किया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है, किस पर्पस के लिए, टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर डाइटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। कंट्री में आपने देखा कि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आपको डायबिटीज़ और कार्डियक डिजीज़ के देखने को मिलते हैं। तो ये ऐसे केसेस में क्या होता है कि उनको उनकी डाइट में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फूड्स को शामिल किया जाता है, कि हम डायरेक्टली उनको एलोपैथी वगैरह जो मेडिसिन होती है वो ना दे करके, आप देखते होंगे कि कुछ स्पेशल टाइप के जो फूड्स हैं उनको देते हैं, ठीक है, जिससे उनका जो भी डाइट्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल कर सकें, यानी कि जो भी
पर्टिकुलर डाइटरी रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ फूड्स होते हैं और जिनकी ज़रूरत तभी पड़ती है, आप देखोगे कि अगर कोई डिजीज़ वगैरह है, कोई डिसऑर्डर वगैरह है, तो उनको क्योर करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये लिखी है कि कंपोजिशन ऑफ दीज फूड स्टफ मस्ट डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द कंपोजिशन ऑफ ऑर्डिनरी फूड। यानी कि जो ऑर्डिनरी फूड होता है, जो जनरल फूड होता है, जो सभी कंज्यूम करते हैं, हर कंडीशन में कंज्यूम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो स्पेशल टाइप ऑफ फूड्स होंगे तो इनका जो नेचर होगा, ठीक है, और इनका जो कंपोजिशन होगा वो डिफरेंट होगा। जाहिर सी बात है डिफरेंट होगा, क्योंकि ये स्पेशल टाइप ऑफ जो हमारा डाइटरी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए बनाए जा रहे हैं। तो किसी पर्टिकुलर जो डिजीज़ है या फिर डिसऑर्डर है उसको क्योर करने के लिए यहाँ पर हम किसी पेशेंट को या फिर किसी कैंडिडेट को इसको देते हैं, तो इनका जो कंपोजिशन है वो भी डिफरेंट होगा ऑर्डिनरी फूड से, और इनका जो नेचर है वो भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया कि इफ़ सच ऑर्डिनरी फूड एग्जिस्ट एज मे कंटेन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट नेमली। तो यहाँ पर अगर इस टाइप के फूड्स पाए जाते हैं तो यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट या फिर एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। तो उनके बारे में यहाँ पर नीचे मेंशन किया गया है पॉइंट में, तो उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मेंशन है कि प्लांट और बोटेनिकल और देयर पार्ट इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, ठीक है। तो प्लांट या फिर प्लांट से रिलेटेड कोई भी सोर्स यानी कि बोटेनिकल सोर्स जो यहाँ पर इंक्लूड हो सकता है और उसका कोई पार्ट वगैरह यहाँ पर हो सकता है, उसको हम इन द फॉर्म ऑफ पाउडर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम कंसनट्रेट फॉर्म में उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक्सट्रैक्ट इन वाटर यूज़ कर सकते हैं, जो वाटर एक्सट्रैक्ट वगैरह होता है उस फॉर्म में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर इथाइल अल्कोहल हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट और के फॉर्म में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंगल और हम इसको कॉम्बिनेशन फॉर्म में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर हम किन किन फॉर्म में इनको ऐड कर सकते हैं। तो पाउडर फॉर्म में, कंसनट्रेट फॉर्म में, वाटर एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में, इथाइल अल्कोहल और हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में, या फिर हम कॉम्बिनेशन फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद में सेकंड पॉइंट में यहाँ पर ये भी मेंशन है कि इसमें जो है आपको मिनरल्स, वाइटामिन्स, प्रोटीन, मेटल्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं, एंड और देयर कंपाउंड्स और अमाइनो एसिड्स वगैरह भी इसमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये लिखी है कि अमाउंट्स नॉट एक्सीडिंग द रिकमेंडेड डेली अलावेंसेस। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी हमारे, आप देखोगे कि कंट्री टू कंट्री जो कंजम्पशन होता है, चाहे फूड हो चाहे मेडिसिन कंजम्पशन होता है, वो डिफरेंट होता है, क्योंकि जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो सारी डिफरेंट हैं। आप देखोगे कि हर कॉन्टिनेंट में, तो उस हिसाब से अगर हमारे कंट्री में देखोगे यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग, जो इंडियंस के अकॉर्डिंग जो भी डेली रिकमेंडेड अलावेंसेस है उसका यहाँ पर उससे ज़्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए। और एंजाइम्स वगैरह का जो अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी जो भी लिमिट परमिसिबल है उतनी लिमिट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप इन चीज़ों को ऐड कर सकते हो एज अ फूड बिजनेस ऑपरेटर, अगर यहाँ पर आप इन सब का मैन्युफैक्चर कर रहे हो इन सबको। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें लिमिट में होनी चाहिए, आपको यहाँ पर अपर लिमिट नहीं जाना है सारी चीज़ों। और ये सब मिलेगा कहाँ पर, ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर रेगुलेशन में मेंशन है, जब हम आगे देखेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद में यहाँ पर एनिमल ओरिजिन का कोई सब्सटेंस है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि यूज़ किया जा सकता है, यहाँ पर इसको बैन नहीं किया गया है। उसके बाद में अ डाइटरी सब्सटेंस फॉर यूज बाय ह्यूमन बींग्स टू सप्लीमेंट्स द डाइट बाय इंक्रीजिंग द टोटल डाइटरी इंटेक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मेंशन है कि अ डाइटरी सब्सटेंस फॉर यूज बाय ह्यूमन बींग टू सप्लीमेंट द डाइट बाय इंक्रीजिंग द टोटल डाइटरी इंटेक। तो यहाँ पर आप देखोगे कि डाइटरी सब्सटेंस वगैरह जो हमें रिक्वायर्ड है फॉर ह्यूमन के लिए, उसको हम क्या करते हैं, एक तरीके से सप्लीमेंट करते हैं। और ये सारी चीज़ें जो ज़रूरत पड़ती हैं एक नॉर्मल कैंडिडेट को ज़रूरत नहीं पड़ती हैं जो पूरी तरीके से फिजिकली फिट है। लेकिन आप देखोगे कि आज के टाइम पे कोई भी पूरी तरीके से फिट नहीं है। अगर कोई आप देखोगे फिजिकली फिट है तो उसकी मेंटल हेल्थ में थोड़ा इश्यूज़ होते हैं, अगर कोई मेंटली फिट है तो वो फिजिकली फिट नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को क्या करना होता है, जो भी डाइट्स वगैरह उसको सप्लीमेंट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में देखो यहाँ पर मेंशन है a product that is labeled as food for special dietary uses or functional food or nutraceuticals or health supplement or similar such foods which is not represented for use as a conventional food, and whereby such products may be formulated in the form of powder, granules, tablet, capsule, liquids, jelly and other doses forms but not parenteral and आर मीन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर अभी जो हमने पीछे थोड़ा सा बात किया उसी को लेकर के यहाँ पर बात है, यानी कि स्पेशल डाइटरी को
फुलफिल करने के लिए हम जो फूड यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट दैट इज़ लेबल्ड एज, जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, जब भी उसकी लेबलिंग और पैकेजिंग वगैरह होती है तो उसमें जो आप देखोगे उस पर चीज़ें मेंशन होती हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल्स है या फंक्शनल फूड है, ये सारी चीज़ें उस पर मेंशन होती हैं। तो फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस, ठीक है, या फिर कोई फंक्शनल फूड, न्यूट्रास्यूटिकल्स, या फिर हेल्थ सप्लीमेंट्स होता है, या फिर इस तरीके के कोई और फूड विच इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड और फॉर अ कन्वेंशनल फूड। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो कन्वेंशनल फूड होते हैं, यानी कि जो ऑर्डिनरी फूड होते हैं, उनकी तरह इनको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, इनको डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेयर बाय सच प्रोडक्ट मे बी फॉर्मुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ, और इनको इन द फॉर्म ऑफ पाउडर फॉर्म में आप देखोगे बहुत सारे सप्लीमेंट्स पाउडर फॉर्म में मिलते हैं। आप देखोगे कि बहुत सारे ग्रेन्यूल्स फॉर्म में मिलते हैं, टैबलेट फॉर्म में मिलते हैं, कैप्सूल फॉर्म में मिलते हैं, लिक्विड में मिलते हैं, जेली में मिलते हैं, एंड अदर डोजेस फॉर्म बट नॉट पेरेंटेरल। यानी कि मतलब कहने का मतलब है जो जहाँ, यानी कि जो जनरल फूड्स होते हैं या फिर जहाँ से इसको जो भी बनाया जा रहा है, तो रॉ मटेरियल वगैरह जहाँ से लिया जा रहा है, उनसे यहाँ पर ये पूरी तरीके से डिफरेंट होते हैं, कहने का मतलब है, ठीक है। और इनको कैसे कंज्यूम किया जाता है, इनको ओरली कंज्यूम किया जाएगा, ठीक है, बाई हम डायरेक्टली अपने माउथ के थ्रू इनको कंज्यूम करेंगे। तो ये कुछ बेसिक यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं। उसके बाद में देखो आगे मेंशन है कि सच प्रोडक्ट डज नॉट इंक्लूड अ ड्रग। अब यहाँ पर ये जो इस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, इसमें ड्रग इंक्लूड नहीं होंगी। ड्रग एज डिफाइंड इन क्लॉज बी एंड आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स एज डिफाइंड इन क्लॉज ए एंड एच ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स मेड देयर अंडर। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये बोल दिया गया है सिंपली फूड बिजनेस ऑपरेटर को डायरेक्ट करने के लिए, उनको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कि इसमें ड्रग्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। इतनी सारी जो फंक्शनल फूड न्यूट्रास्यूटिकल्स होंगे, इनमें ड्रग्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, जिनको ऑलरेडी डिफाइन किया गया है क्लॉज बी एंड आयुर्वेदिक एंड सिद्धा यूनानी ड्रग्स वगैरह जो होती हैं इन क्लॉज ए एंड एच ऑफ द सेक्शन 3। तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर ड्रग्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर मेंशन है कि डज नॉट क्लेम टू क्योर और mitigate any specific disease, disorder or condition except for certain health benefits of such promotion claims as may be permitted by the regulation made there under this act। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर है, सपोज आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आप वहाँ पर किसी डिजीज़ को लेकर के आप वहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते हो, या फिर ये नहीं कह सकते हो कि 100% ये आपकी डिजीज़ है जो कम हो जाएगी। तो ऐसे क्लेम आपको लेबल पे नहीं करने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो डज नॉट क्लेम टू क्योर और मिटिगेट एनी स्पेसिफिक डिजीज, डिसऑर्डर और कंडीशंस वगैरह को आप वहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट कुछ सर्टेन बेनिफिट्स वगैरह आप दिखा सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये इसमें बेनिफिट होगा, इसमें बेनिफिशियल होगा, अगर आप इसको कंज्यूम करोगे तो ये आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। बट आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो कि आपको जो डिजीज़ है उसको ये पूरी तरीके से क्योर कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद में है डज नॉट इंक्लूड अ नार्कोटिक ड्रग्स। तो नार्कोटिक ड्रग्स नहीं होंगी वहाँ पर, ठीक है। साइकोट्रॉपिक जो सब्सटेंस होते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा एज डिफाइंड इन द शेड्यूल ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, ठीक है। तो इसके बारे में और डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना समझ लेना है कि ये नार्कोटिक ड्रग्स और या फिर साइकोट्रॉपिक ड्रग्स सब्सटेंसेस हैं, इनको यहाँ पर ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो एक और पर्टिकुलर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स में ये सारी चीज़ें मेंशन करी गई हैं, तो उसको आपको जानने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। उसके बाद में आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। देखो यहाँ पर मेंशन है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड और मॉडिफाइड फूड के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ऊपर हमने इनके बारे में देखा था थोड़ा सा, अब यहाँ पर पर्टिकुलर एक एक के बारे में यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है कि पर्टिकुलरली जेनेटिकली इंजीनियर या फिर मॉडिफाइड फूड कौन होंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि means food and food ingredient composed of or containing genetically modified or engineered organism obtained through modern biotechnology or food and food ingredient product from but not containing genetically modified or engineered organism obtained through modern biotechnology। तो आज के टाइम हम क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को लेकर के। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे हम सिंपल अगर मैं कहूँ, इसमें मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का जो यूज़ किया जाता है, स्पेशली हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप देखोगे कि क्या होता है कि हम पर्टिकुलर जो DNA होता है उसमें कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। पर्टिकुलर हम एंजाइम का यूज़ करते हैं, वो यहाँ से जहाँ से भी हमें काटना है वहाँ से कट करता है, कट करने के बाद में
हम दूसरे एंजाइम को यूज़ करते हैं, पर्टिकुलरली जो भी जीन हमें इंसर्ट करना है उसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। उसके बाद में ये इस ऑर्गेनिज्म से जो भी आपको फूड प्रोडक्ट्स या फिर जो भी चीज़ें मिलेंगी वो सब क्या होंगी, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होंगी। और ये जो अब ऑर्गेनिज्म होगा ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होगा। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। अब ये जेनेटिक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। एक बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको बता दी, ठीक। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी फूड प्रोडक्ट है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो भी नेचुरल जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी उसको हमने चेंज कर दिया, उसको अल्टर कर दिया। अब हम उसको क्या बोलेंगे, इसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड या फिर मॉडिफाइड फूड बोलेंगे, ठीक है। मॉडिफाइड फूड या फिर मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। तो यहाँ पर यही बात कह रहा है कि उसी को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड फूड बोलेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मेंशन है कि डज नॉट बट नॉट कंटेनिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड और इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर उस ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जैसे आप देखते हो कि हम जब बहुत सारी जगहों पे हम क्या करते हैं कि प्लांट में अगर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तो हम वहाँ पर जो जीन यूज़ करते हैं वो बैक्टीरियल जीन हो सकता है, एनिमल जीन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि पर्टिकुलर जो हमारा फूड प्रोडक्ट होगा उसमें किसी ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मॉडिफाइड फूड होगा बट ऑर्गेनिज्म नहीं इंक्लूड होगा वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद में आप देखोगे कि ऑर्गेनिक फूड की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक फूड मीन फूड प्रोडक्ट दैट हैव बीन प्रोड्यूस इन अकॉर्डेंस विद स्पेसिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन स्टैंडर्ड। तो ऑर्गेनिक फूड की बात यहाँ पर यही मेंशन किया गया है कि जो ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन को लेकर के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी फूड प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक फूड बोलेंगे। तो ऑर्गेनिक फूड का मतलब यही है कि हम वहाँ पर किसी भी तरीके का केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिर बात आती है प्रोप्राइटरी एंड नॉवेल फूड। तो प्रोप्राइटरी एंड नॉवेल फूड की अगर हम बात करें तो इसको आपको ध्यान से सुनना है। मीन्स एन आर्टिकल ऑफ फूड फॉर विच standards have been specified but is not unsafe provided that such food does not contain any of the food and ingredients prohibited under this act and regulation made thereunder। तो प्रोप्राइटरी फूड और नॉवेल फूड ज़्यादातर आपको ये दोनों एक साथ ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब यहाँ पर देखो ये है कि पहली बात तो ये ऐसे फूड होते हैं जिनके बारे में आपको जो भी हमारा रूल्स रेगुलेशन है, स्टैंडर्ड्स है, वहाँ पर इसके बारे में स्पेसिफाई नहीं किया गया। यहाँ पर लिखा गया है सच फूड डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द फूड एंड इंग्रेडिएंट प्रोहिबिटेड अंडर दिस एक्ट एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर बस इतना मेंशन किया गया है कि ये जो इस टाइप के जो फूड होंगे यहाँ पर किसी भी तरीके का ऐसे इंग्रेडिएंट को यूज़ नहीं किया जाएगा जो पूरी तरीके से, अगर आप देखोगे जो एक्ट में जो प्रोविजंस दिए गए वहाँ पर उनको बैन किया गया है या फिर वहाँ पर उनको यूज़ करना अलाउड नहीं है या फिर उनको परमिशंस नहीं दी गई है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये मेंशन है कि अभी मेंशन है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रोप्राइटरी और नॉवेल फूड को लेकर के प्रॉपर हमारे पास में कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, ना ही इसको लेकर के कोई स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। प्रोप्राइटरी फूड का मतलब ये है कि मान लिया कि आप कोई फूड प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो कि जहाँ पर जो भी रेसिपीज़ वगैरह हैं, आप कुछ भी अगर उसको बनाते हो तो वहाँ पर वो जनरल फूड नहीं होगा, नॉर्मल फूड नहीं होगा जो मार्केट में अवेलेबल है। आप उसकी रेसिपी है वो आपके पास में ही है, आप एक तरीके से वो उस तरीके का जो फूड बनाते हो जो मार्केट में ऑलरेडी पहले से अवेलेबल नहीं था और आपने उसको एक नया नाम दिया, नया फॉर्म दिया, नया कंपोजिशन दिया, ठीक है। तो उसको हम प्रोप्राइटरी फूड बोलेंगे। नॉवेल फूड में भी यही है कि वो इस तरीके के फूड जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करते थे, ठीक है, एक नॉर्मल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते थे, उसके बाद में आपने क्या किया, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए और उसके बाद में आपने एक नया फूड जो भी बनाया उसको हम क्या बोलेंगे, नॉवेल फूड बोलेंगे। तो नॉवेल फूड एक बहुत बड़ा एरिया है, उसके अंदर बहुत सारे टाइप के फूड आ सकते हैं। तो इस तरीके से इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। अब इनको लेकर के स्टैंडर्ड्स या फिर इनको लेकर के जो भी आप देखोगे रेगुलेशंस में कोई चीज़ें मेंशन नहीं करेंगी। क्यों नहीं करी गई हैं? क्योंकि इसके बारे में अभी पहले से कोई आइडिया नहीं है। जब ये चीज़ें बनकर तैयार होंगी तभी उसके बाद में कोई आइडिया होगा। बट यहाँ पर एक चीज़ मेंशन कर दी गई है कि जो भी एक्ट है या फिर जो रेगुलेशन है उसमें जो भी आप इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हो आपको ये ध्यान देना है कि वो एक तरीके से क्या होने चाहिए, उनको परमिशन होनी चाहिए। ऐसे आपको नहीं यूज़ करने हैं इंग्रेडिएंट या फिर केमिकल जो पूरी तरीके से बैन है और जिनका यूज़ है वो अलाउड नहीं है, हेल्थ पर्पज़ के लिए वो अच्छे नहीं है। तो इनका बस ध्यान रखना है, इतना मेंशन किया गया। उसके बाद में सेक्शन नंबर 23 की अगर बात करें तो यहाँ पर मेंशन है कि पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ फूड। तो पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ फूड के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया है, उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर मेंशन है कि नो पर्सन shall manufacture, distribute, sell or expose for sale or dispatch or deliver to any agent
or broker for the purpose of sale any packaged food product which are not marked and labeled in the manner as may be specified by regulation, provided that the label shall not contain any statement, claim, design or device which is false or misleading in any particular concern the food product contained in the package or concerning the quantity or the nutritive value। तो यहाँ पर देखो मेनली कहने का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन का मतलब है कि कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर जो फूड का कोई बिजनेस कर रहा है, शैल नॉट मैन्युफैक्चर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट, सेल और एक्सपोज और एनी आर्टिकल ऑफ फूड को डिस्पैच करना, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता है। कब तक नहीं कर सकता है? एंड विच आर नॉट मार्क्ड एंड लेबल इन द मैनर, कहने का मतलब है कि जो हमारा रेगुलेशन है उस रेगुलेशन में प्रॉपर तरीके के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मेंशन करी गई है, कुछ प्रोविजंस मेंशन करे गए हैं कि जिनके अकॉर्डिंग ही क्या करना है आपको जो भी फूड प्रोडक्ट्स है उसकी पैकेजिंग और लेबलिंग करनी है। इसके बारे में हम एक चैप्टर में बात करेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फूड की पैकेजिंग और लेबलिंग को लेकर के क्या क्या रेगुलेशंस है, तब उसमें आपको डिटेल में समझ में आएगा। यहाँ पर बस इतना ही है कि आप ऐसे किसी फूड को मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूट या फिर एक्सपोज या डिस्पैच कुछ भी नहीं कर सकते हो जब तक रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होंगी। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर लिखा गया है शैल नॉट कंटेन एनी स्टेटमेंट, आप कोई स्टेटमेंट, क्लेम, डिज़ाइन, कोई भी चीज़ों को ऐसा मेंशन नहीं करोगे अपने लेबल पे कि जो पूरी तरीके से क्या है मिसलीड कर रहा हो, जो भी कंज्यूमर है उसको मिसलीड कर रहा हो। यहाँ पर जो भी है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई भी फॉल्स और मिसलीड करने के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में मेंशन है कि एवरी फूड बिजनेस ऑपरेटर शैल इंश्योर दैट द लेबलिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फूड इंक्लूडिंग देयर शेप, अपीयरेंस, पैकेजिंग and packaging material used and manner in which they are arranged and the setting in which they are displayed and the information which is made available about them through whatever medium does not mislead consumer। तो यहाँ पर भी पूरी लाइन में यही मेंशन किया गया है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है, या आप देखोगे कि जो भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, लेबलिंग वगैरह पे जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हो या फिर आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप पर्टिकुलर अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हो, उसका प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन, अपीयरेंस, पैकेजिंग है, ये सब क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर आप ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं कर दोगे कि जिससे कंज्यूमर को मिसलीड किया जाए या फिर वो मिसलीड हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि सेक्शन नंबर 24 जो है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 4 का ये लास्ट सेक्शन है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोविजन एज टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एंड द प्रोविजन एज टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो इसके बारे में यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि एडवर्टाइजमेंट को लेकर के यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। रेस्ट्रिक्शंस यही हैं कि जो भी स्टैंडर्ड्स में मेंशन है आपको उसी के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना है, वरना कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर अपने पर्पस के लिए, एक फाइनेंशियल पर्पस के लिए, उसका अगर वहाँ पे कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो वो वहाँ पर क्या कर सकता है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन है लेवल पे छाप देगा, तो जिससे क्या होगा कि उसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मार्केट में सेल होने लगेगा। एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन की वजह से वो सेल होने लगेगा बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं करनी होती हैं। उसके बाद में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी नहीं करनी होती है। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। पूरी तरीके से जो भी आप चीज़ें कर रहे हो किसी ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, जो गलत तरीके की प्रैक्टिसेस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बोलते हैं। यहाँ पर मेंशन है कि नो एडवर्टाइजमेंट शैल बी मेड ऑफ एनी फूड विच इज मिसलीडिंग और डिसीविंग और कॉन्ट्रावेंसेस द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यानी कहने का मतलब है कि एडवर्टाइजमेंट पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं ऐड करनी है, ठीक है, जो क्या करेगा, मिसलीड करेगा, ठीक है, या फिर क्या करेगा, डिसीविंग करेगा। डिसीविंग का मतलब यहाँ पर यह है कि आप पूरी तरीके से आप लोगों को गुमराह कर रहे हो या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि जो एक तरह धोखाधड़ी वाली जो चीज़ें होती है, तो वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए कि आपने लेबल पे कुछ भी छाप दिया अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। और जो भी एक्ट में जो प्रोविजंस है उनका कॉन्ट्रावेंशन भी नहीं होना चाहिए, यानी कि उनका उल्लंघन नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। दूसरे पॉइंट में लिखा है कि नो पर्सन शैल इंगेज हिमसेल्फ इन एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग द सेल, सप्लाई, यूज द कंजम्पशन ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड और अडॉप्ट एनी अनफेयर डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग एनी स्टेटमेंट। तो यहाँ पर भी यही मेंशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने ट्रेड के लिए, ठीक है, नो पर्सन शैल इंगेज हिमसेल्फ इन एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि जो भी पर्सन है, फूड बिजनेस ऑपरेटर है, उसको खुद को अनफेयर जो भी प्रैक्टिसेस है उसमें इन्वॉल्व नहीं करना है, उसमें इंगेज नहीं करना है फॉर द पर्पस ऑफ
प्रमोटिंग द सेल, अपने सेल को प्रमोट करने के लिए, सप्लाई या फिर इन सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ये सारे कदम नहीं उठाने हैं। इसमें आप देखोगे यहाँ पर लिखा है कि इंक्लूडिंग द प्रैक्टिसेस ऑफ मेकिंग एनी स्टेटमेंट वेदर ओरली और राइटिंग और विजिबल रिप्रेजेंटेशन विच, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है कि यानी कहने का मतलब है किसी भी टाइप का प्रमोशन हो, एडवर्टाइजमेंट हो, अगर आप उसको ओरली कर रहे हो या फिर राइटिंग के फॉर्म में कर रहे हो या फिर आप कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट है, उन सारे टाइम पे आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि किसी भी तरीके का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं होने चाहिए। यानी कि किसी भी तरीके का आप ऐसा काम नहीं करोगे कि इलीगली अपने प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो, उसके अंदर वो क्वालिटी है भी नहीं, वो न्यूट्रिशन वैल्यू है भी नहीं, लेकिन आप उसको सेल करने के लिए आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर रहे हो। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है वाई विच रिप्रेजेंटेशन विच, क्या क्या पॉइंट मेंशन है उनको देखेंगे। जैसे कि फॉल्सली रिप्रेजेंट्स दैट द फूड्स आर ऑफ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वालिटी, क्वांटिटी और ग्रेड कंपोजिशन, यानी कि जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है, ग्रेड कंपोजिशन की जो इन्फॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, इन सारी चीज़ों को फॉल्सली रिप्रेजेंट करना, झूठी तरीके से वहाँ पर दिखाना और एक तरीके से जो भी ट्रूथ इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर नहीं करना। उसके बाद में मेक्स अ फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन कंसर्निंग द नीड फॉर और द अनफुलनेस, यानी कि किसी भी तरीके की फॉल्स इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन करना जिससे मिसलीड किया जाए कंज्यूमर को, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। फिर क्या है, गिव्स टू द पब्लिक एनी गारंटी और द इफिकेसी दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द adequate or scientific justification thereof, provided that the where a defense is raised to the effects that such guarantee is based on adequate or scientific justification, the burden of the proof of the such defense shall lie on the person raising such defense। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो क्या मेंशन है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप फूड बिजनेस ऑपरेटर हो तो आप अगर कोई अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो वहाँ पर आप जो पब्लिक में जो भी प्रोडक्ट अपना सेल कर रहे हो तो वहाँ पर क्या करना है कि अगर आप किसी को कोई गारंटी देते हो, ठीक है, या फिर उस प्रोडक्ट की इफिकेसी को लेकर के आप गारंटी देते हो कि हाँ ये प्रोडक्ट इतना ज़्यादा इफेक्टिव है और इतना ज़्यादा हेल्पफुल है, गारंटीड आपको हेल्प करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इस तरीके की गारंटी देना, ये दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन अ एडिक्वेट और साइंटिफिक जस्टिफिकेशन। आप जो भी चीज़ें दे रहे हो वो एक तरीके से उसमें साइंटिफिक जस्टिफिकेशन इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि आपको जो भी आप अगर कोई गारंटी वगैरह ये भी चीज़ें अगर दे रहे हो तो वहाँ पर एक साइंटिफिक एविडेंस की ज़रूरत होती है, यानी कि पूरी तरीके से जो चीज़ें हैं वो लैब में प्रूव्ड होनी चाहिए, उस पर एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी किया जाना चाहिए, उसी का मतलब है यहाँ पर साइंटिफिक जस्टिफिकेशन। फिर आगे मेंशन किया गया है कि अगर आप वहाँ पर इन चीज़ों को करते हो उसके बाद में अगर कुछ उसका इफेक्ट पड़ता है, कुछ रिस्पॉन्स आता है, तो उसके लिए यहाँ पर कहने का मतलब है जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है वही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा, उसी को यहाँ पर सारी चीज़ें देखनी होंगी, यानी उसके लिए यही जिम्मेदार होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पर्टिकुलर सारे सेक्शंस में जो है वो मेंशन करी गई हैं। तो अभी तक हमने कोशिश करी कि हम आपको कितना इजी वे में समझा पाएँ। ये सारी लैंग्वेज जो लिखी है इनको तो आप पढ़ भी सकते हो, बाकी जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनो, उनको आप एक दो पॉइंट्स में अगर लिखते रहोगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि पर्टिकुलर सेक्शन या फिर सब सेक्शन में क्या बातें मेंशन है। उसके पहले हमने जो अभी क्वेश्चन डिस्कस किया था, हमारा जो क्वेश्चन था कि जो फूड अथॉरिटी है वो पर्टिकुलर उसके बारे में किस सेक्शन में डील किया जाता है, यानी कि जो फंक्शन और ड्यूटीज़ हैं फूड अथॉरिटी की वो किस सेक्शन में मेंशन है, तो सेक्शन नंबर 16 में मेंशन है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था कि एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी कौन होता है, तो वो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तो ये था अभी तक का हमारा आज का लेसन। आपको मिल रहे हैं वो आपको कोई डाउट नहीं रह रहा होगा, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा टाइम इस वजह से लग रहा है कि लेसन थोड़े थोड़े बड़े रिकॉर्ड करने होते हैं और आपको यहाँ पर कोशिश ये रहती है कि हम कितना इजी लैंग्वेज में आपको समझा पाएँ, वरना सारी चीज़ें अवेलेबल हैं नेट पे, आप उनको पढ़ भी सकते हो, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से थोड़ा सा पढ़ोगे, अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है पढ़ने में तो आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हो और आप उसके पॉइंट्स वगैरह बना सकते हो जिससे आपको एग्जाम में वो हेल्प करेंगे, ठीक है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक ज़रूर करो, जिससे एक थोड़ा सा वीडियो का एंगेजमेंट होता है और पता चलता है, यूट्यूब को भी पता चलता है कि हाँ ये वीडियोस अच्छे हैं तो वो रिकमेंड भी करता है, वरना फिर आप देखोगे कि इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी व्यूज़ बहुत कम आते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो लोगों के साथ में, अपने फ्रेंड के साथ में जो कहीं ना कहीं इन वीडियोज़ के लिए पेड क्लासेस वगैरह ढूंढ रहे होंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।